नमस्कार, नेक्स्ट राइज हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सेंटर अनाउंसेस हाइक इन एमएसपी फॉर जूट बाई 315 रुपीज अ क्विंटल। सीसीईए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने वर्ष 2025-26 के मार्केटिंग सीजन के लिए रॉ जूट यानी कच्चे जूट का एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जो वर्ष 2024-25 की कीमत से 315 रुपए अधिक है। ये अच्छी न्यूज है जूट किसानों के लिए। अब बात करते हैं कि एमएसपी क्या है। यह एमएसपी क्या होती है? यह वह मूल्य है जिस पर सरकार सीजन के दौरान किसानों की उपज खरीदने की पेशकश करती है। इसे पहली बार वर्ष 1965-66 के सीजन में गेहूं के लिए पेश किया गया था। याद रखिएगा, यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एमएसपी को पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था, तो इस लाइन को जरूर याद रखिएगा, 1965-66 के सीजन में गेहूं के। बाद में इसका दायरा मोटे अनाजों तक बढ़ा दिया गया है। अगर बात करें कि एमएसपी का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य किसानों को फेयर रिटर्न यानी उचित लाभ प्रदान करना। अगर किसान अपनी फसल को उगाने के लिए कुछ इनपुट लगाता है, कुछ पैसे खर्च करता है, उसके लिए चाहे पहले बीज खरीदता है या फिर पानी यूज करता है सिंचाई के लिए या फिर फर्टिलाइजर फसल की अच्छी उत्पादकता के लिए फर्टिलाइजर यूज करता है, तो वहां पे वो सब क्या है कि किसान को कुछ रिटर्न चाहिए। अगर उसको अपनी फसल लगाया है तो उसकी कीमत तो चाहिए। तो क्या कारण है कि कभी फ्यूचर में कई आपदाओं के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है, जिसके चलते सरकार ने एमएसपी का कॉन्सेप्ट लाया था ताकि किसानों को कोई लॉस ना हो। अगर उद्देश्य की बात करें तो इस लाइन को जरूर रखिएगा कि फेयर रिटर्न के लिए एमएसपी को लाया गया था। अगले उद्देश्य की बात करें तो सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति जो कि कृषि लागत और मूल्य आयोग जिसका शॉर्ट फॉर्म है सीएसीपी की सिफारिश यानी जो रिकमेंडेशन सीएसीपी करता है उसी के आधार पर सीसीईए एमएसपी जारी कर देता है। सीसीए का यही काम होता है, केवल अनाउंसमेंट का है, लेकिन अगर इसके पीछे बात करें तो वो सारा काम सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस करता है। और इसीलिए इसकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बुआई सीजन की शुरुआत में मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सरकार घोषणा करती है सीसीईए के द्वारा। फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश करते समय अगर बात करें कि किन विचारों को ध्यान में रखती है सरकार, तो डिमांड और सप्लाई यानी मांग और आपूर्ति, उत्पादन लागत, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य रुझान और उपभोक्ताओं पर मूल्य के संभावित क्या प्रभाव पड़ेंगे, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। देखिए, एमएसपी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी समय समय पे क्वेश्चन पूछता रहा है। यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा था। ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 93 था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 7 आइटम दिए गए हैं। सुपारी है, जौ है, कॉफी है, रागी है, मूंगफली है, तिल है, हल्दी है। उपयुक्त में से किनके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने की है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका उत्तर कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो उसको लिख के बताइए, उसकी चर्चा हम लोग और डिटेल में कर लेंगे। अभी अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 7 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इन अ फर्स्ट ट्राइबल किंग फ्रॉम केरला टू अटेंड रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली, मन्नान समुदाय के मुखिया और केरल के एकमात्र आदिवासी राजा रमन राज मन्नन अपनी पत्नी बिनमोल के साथ दिल्ली में गणतंत्र परेड में शामिल होंगे। यह पहली बार है जब केरल में कोई आदिवासी राजा इस कार्यक्रम में भाग लेगा। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ट्राइब चर्चा में आती है यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए मन्नन कम्युनिटी को अच्छे से कवर कीजिएगा। और इडुक्की वन जीव अभ्यारण्य में स्थित मन्नान कम्युनिटी में 48 बस्तियां हैं, जिनमें राज मन्नन उनके पारंपरिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, अगर डायरेक्ट इस कम्युनिटी के ऊपर क्वेश्चन अगर यूपीएससी नहीं पूछेगा तो इडुक्की के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा इससे जुड़ा हुआ कि इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन सी रिवर बहती है या कौन से वन्य जानवर पाए जाते हैं, तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर। हेल्थ सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि नेशनल हेल्थ मिशन हैज अ कर्व सेवरल पब्लिक हेल्थ कंसर्न सेज सेंटर्स रिपोर्ट। एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने भारत के पब्लिक हेल्थ यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और मैटरनल मॉर्टेलिटी यानी मातृत्व मृत्यु दर, टीबी और सिकल सेल एनीमिया को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, प्रोग्रेस की है। ये अच्छी न्यूज है। इसने स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई है। वर्ष 2021 से लेकर वर्ष 2024 तक 12 लाख से अधिक एम्प्लॉय को जोड़ा है। अगर बात करें की अचीवमेंट्स की, प्रमुख उपलब्धियों की, तो इसमें वर्ष 1990 से
मातृत्व मृत्यु दर में 83% की गिरावट, शिशु मृत्यु दर में गिरावट और फर्टिलिटी रेट में भी गिरावट शामिल है। देखिए, पहले जहां अगर 1990 से पहले मातृ मृत्यु रेट बहुत हाई हुआ करता था। क्यों? उस समय हेल्थ सेक्टर अच्छा काम नहीं कर रहा था। अगर बात करें भारत के ग्रामीण स्वास्थ्य की, तो उसने आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा बहुत जन जागरूकता फैलाई है। आशा कार्यकर्ताओं ने घर घर गर्भवती महिलाओं को अच्छी जानकारियां दी हैं कि उन्हें समय पे सही अच्छा भोजन लेना है जो सरकार देती है, और भारी सामान गर्भ धारण के दौरान नहीं उठाना है, और क्या क्या सावधानियां बरतनी है वो सब आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा या प्राइमरी हेल्थ सेंटर के द्वारा किया जाता रहा है, जिसके कारण से ये रिजल्ट अब देखने को मिल रहे हैं। ये बहुत अच्छी न्यूज है भारत सरकार के लिए, और ये कहीं ना कहीं आपको ये पॉइंट आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो वहां पे आपकी मदद करेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। अगर बात करें कि 1990 से मातृत्व मृत्यु दर में 83% की गिरावट हुई है, शिशु मृत्यु दर में गिरावट और प्रजनन दर में गिरावट आई है। अगर बात करें भारत के TFR की, तो अभी वर्तमान में 2.1 है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जिससे भारतवर्ष 2030 से पहले यूनाइटेड नेशन का जो हेल्थ गोल है SDG के रूप में, तो उसको समय से पूरा कर लेने में भारत अब सक्षम हो गया है, उसकी राह पर है। ये बहुत अच्छी न्यूज है, भारत की उपलब्धि को दिखाता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर, और ये IR सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि व्हाट्स US न्यू रूल फॉर एक्सपोर्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप। अमेरिका ने एडवांस AI चिप और टेक्नोलॉजी के निर्यात को कंट्रोल करने वाले नियम प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें देश के जोखिम के आधार पर 3 स्तरों पर विभाजित किया गया है। बात करें इनके कैटेगराइजेशन की, तो मित्र देशों को कोई प्रतिबंध नहीं है, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, जबकि चीन और भारत जैसे देशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से संबंधित लेन देन के लिए अथॉरिटी की आवश्यकता होती है। प्रतिबंधों का उद्देश्य विरोधियों द्वारा दुरुपयोग को रोकना है, विशेष रूप से सैन्य और साइबर संचालन में। आलोचकों का तर्क है कि ये रूल अमेरिकी प्रतिस्पर्धात्मकता को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि चीन द्वारा सहायक कंपनियों के माध्यम से प्रतिबंधों को दरकिनार करने की चिंता है। चीन कभी भी रिस्ट्रिक्शन को मानता नहीं है, वो दरकिनार करते हुए आगे बढ़ता है, तो इससे नुकसान अमेरिका का ही होगा। और भारतीय कंपनियों को AI चिप के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि रूस को चिप लीक होने की चिंता के कारण इंडिया इज नॉट ट्रस्टेड अलाई, और इसीलिए इंडिया को विश्वसनीय सहयोगी के रूप में क्लासिफाइड नहीं किया गया है। भारत को अब रूस मानता है कि ये ट्रस्टेड अलाई नहीं है। ये भारत की प्रतिष्ठा पर डेंट है, चोट है, और जो कि चिंताजनक स्थिति है। ये सब कहीं ना कहीं अमेरिका की पॉलिसी के कारण हो रहा है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था, इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडियाज नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी रीच्ड 217 गीगावाट। भारत सोलर और विंड एनर्जी यानी सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल यानी गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करना है, जिसमें से 217 गीगावाट पहले ही हासिल किया जा चुका है। पिछले वर्ष 24.5 गीगावाट सोलर और 3.4 गीगावाट विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई है, जिसमें से सौर ऊर्जा कुल रिन्यूएबल कैपेसिटी यानी नवीकरणीय क्षमता का 47% है। अगर बात करें कि कौन कौन से स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, पहले नंबर पे है आपका राजस्थान, फिर गुजरात, तमिलनाडु। ये न केवल सोलर यानी सौर, बल्कि ये विंड एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट में सबसे आगे हैं। तो इन राज्यों का नाम ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में, वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु को ध्यान में रखिएगा कि यही वो राज्य हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने इस क्षेत्र में क्या कार्य किया है। तो ये योजना इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की सहायता से रूफटॉप सोलर सेक्टर में 53% की वृद्धि हुई है, जबकि गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु में नई विंड एनर्जी कैपेसिटी 98% हिस्सा शामिल है। तो इन राज्यों ने, अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कर्नाटक भी राज्य शामिल हो चुका है। तो इस न्यूज को अच्छे से कवर कीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। तो साथियों, आज के चौड़ी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट टाइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।